डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी। और आज का जो टॉपिक का जो थंबनेल था, जिसमें टॉपिक का नाम लिखा था हमने, उसमें यही लिखा था चार्जिंग सिक्योरिटीज। देखिए, जब आप एमसीक्यू करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू करते हैं, और एमसीक्यू को में बस अपना आंसर देते हैं, जो भी आपने सीखा होता है, कहीं पढ़ा होता है, उसके हिसाब से आप आंसर देते हैं। ठीक है, तो इस आंसर देने के पीछे लॉजिक आपको पता रहता है या नहीं रहता है, एक अलग बात है। तो हम आज इस क्लास को इस तरह कवर करेंगे कि आपको वो लॉजिक भी बिल्कुल क्लियर रहेगा कि क्या लॉजिक है कि किस चीज का आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें खासकर से वो लोग जो एडवांसेस में काम तो करते हैं, लेकिन वो कौन सा कागज क्यों लेते हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक में हम अगर बात करनी है, तो ऐसा ये टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो मेन चीज है वो समझिए पहले। देखिए, सबसे शुरू में 5 मिनट हम आपको ये समझाएंगे हम पढ़ के आ रहे हैं। कोई भी लोन और एडवांसेस होता है तो वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है अनसिक्योर्ड, और दूसरा हो सकता है सिक्योर्ड। जब अनसिक्योर्ड है तो इस चैप्टर का कोई भी यूज नहीं है, और जैसे ही आपने कहा कि लोन सिक्योर्ड है, जैसे ही आपने कहा लोन सिक्योर्ड है, तभी इस यूनिट का यूज होता है। इसमें जो रिटेल सीआईबी का रिटेल है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें से भी एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। बाकी प्रमोशनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिक्योर्ड की जैसे ही बात आई है, तो आप क्या लेते हैं? सिक्योर्ड का मतलब आप उससे क्या लेते हैं? कुछ सिक्योरिटी लेते हैं। अब सिक्योरिटी ये बहुत ही तरह की हो सकती है, अभी हम पढ़ेंगे। और पहले क्या होता था, जब साहूकारों का समय था, जैसे किसी ने कहा कि साहब 25,000 रुपये दे दो, ये मेरी जमीन तब तक गिरवी में रख लो, और एक सिंपल से 10 रुपये या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में कुछ लिखवा लिया जाता था। कई बार तो वो भी नहीं लिखवाया जाता था, और जब वो पैसा नहीं देता था तो वो उसकी हो जाती थी। जब से इंडिया फ्रीडम हुआ, या जो अंग्रेज लोग आए, तो उन्होंने कुछ कानून बनाने शुरू करे, बहुत सारे एक्ट पास हुए, और उन कानूनों में ये भी बनाया गया कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो जिसको फाइनेंस करना अलाउड हो, उस कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी अगर रखनी है तो वो एक लीगल वे में रखनी होगी, और लीगल वे में किसी सिक्योरिटी को रखना चार्जिंग कहलाता है। आप समझे? यानी इन सिक्योरिटीज को बैंक, इन सिक्योरिटीज को जब बैंक एज ए सिक्योरिटी रखता है, कैसे कैसे बताया हमने? लीगल वे में। लीगल वे का मतलब जो कानूनी रूप से मान्य है। अब लीगल वे कैसे होता है? उसमें कुछ पॉइंट आते हैं। क्या आता है? जैसे पोजीशन आता है, ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई टाइम होता है। तो अगर ये सब चीजें लीगल वे में फॉलो की जा रही हैं, और लीगल वे में फॉलो करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको प्रॉपर रखना, कहाँ साइन होने, कहाँ नहीं होने, और इन सब के साथ प्रॉपर क्या देना? स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी देना अगर जरूरत है तो, डॉक्यूमेंट यानी एग्रीमेंट, और प्लस जो वो सिक्योरिटी है उसकी कैसे वो हैंडल होगी। इन तीनों तरह के लीगल वे को हम चार्जिंग बोलते हैं। इन तीनों तरह के लीगल वे से रखने को या पूरा प्रोसेस को करने को हम चार्जिंग कहते हैं, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है चार्जिंग सिक्योरिटीज। यानी जो भी आप लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी दे रहे हैं उसको चार्ज करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का नाम जो है वो है चार्जिंग सिक्योरिटीज। क्या है इस टॉपिक का नाम? चार्जिंग सिक्योरिटीज।
तो सिक्योरिटी जैसा कि नाम है वो डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज को चार्ज करना, डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी को चार्ज करना, ठीक है। तो सिक्योरिटी ये प्लूरल है, कितनी भी सिक्योरिटी हो उनको चार्ज करना, और चार्ज की मैंने डेफिनेशन बता दी। अब यहां थोड़ा सा इसने बताया है कि टाइप ऑफ चार्ज। तो वो जो चार्ज हैं कौन कौन से तरह के होते हैं, तो इतने टाइप के चार्ज यानी 7 टाइप के चार्ज आपको समझने हैं। और ये समझ लीजिए कि इतने में से कम 2 क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। 2 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक आते हैं। तो वो चार्जिंग की बात करें तो जैसे पहला नाम अभी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जरूर पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए, पक्का हो जाएगा। असाइनमेंट, लियन, सेट ऑफ, हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज और एप्रोप्रिएशन। इसमें से बहुत सारे इस समय जो क्लास में हैं, बहुत सारे लोगों को इनमें से 2 या 3 के बारे में ढंग से पता होगा, और बहुत से तो ऐसे होंगे जिसमें 1 या 2 लियन पता होगा, लेकिन उनको सिर्फ पता होगा लियन लगा दो, लियन मार कर दो, लेकिन लियन के पीछे क्या लीगल और वो एस्पेक्ट है वो नहीं पता होगा। जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा है कि ये टॉपिक फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीबीबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे लीगल कब से स्टार्ट होगा, तो जैसे हमने एक टॉपिक लिया था लेटर ऑफ क्रेडिट, वो फर्स्ट पेपर में भी है और थर्ड पेपर में भी है। इसी तरह से इसके जो है 27 और 28 यूनिट, अगर आपके पास लीगल की बुक है तो लीगल की बुक में आप देख सकते हैं, ये जो पेज नंबर और टॉपिक नंबर है यहाँ पे आपका 15, 16 और 17, 15, 16 और 17 जो टॉपिक हैं ये, और इसके साथ में आपका जो पीवीबी है उसका 27 और 28। तो आज और कल का हमारा एजेंडा यही है, इन्हीं टॉपिकों को कवर करना। तभी मैंने बोला 2 से 5 मार्क्स के सॉलिड क्वेश्चंस आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम असाइनमेंट में बात करते हैं। तो असाइनमेंट में अगर हम बात करेंगे, इतना सब मैंने कवर कर दिया, असाइनमेंट में सीधे बात करते हैं। देखिए असाइनमेंट में क्या होता, एक तरह से पावर को असाइन कर देना, किसी को पावर को असाइन कर देना। तो यहां क्या लिखा हुआ, उसका मतलब इट इज ए ट्रांसफर ऑफ ए राइट, अपने राइट को ट्रांसफर कर देना, या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, या अपने डेट को ट्रांसफर करना। तो ये कोई भी चीजें को ट्रांसफर करना इस असाइनमेंट में आता है। द ट्रांसफरर इज कॉल्ड असाइनर एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड असाइनी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो बोरोवर्स होता है वो जनरली असाइन कर देता है एक्शनेबल क्लेम। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, देखो एक्शनेबल क्लेम होने चाहिए। एक्शनेबल क्लेम कौन से होते हैं, एक्शनेबल क्लेम वो होते हैं जिसमें कुछ प्रोसेस करने पर ही वो पैसा आपको मिलता है। जैसे आप लोग मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं तो जब तक क्लेम नहीं करते तब तक नहीं मिलता। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में या आपके गाड़ी के इंश्योरेंस में जब कोई आपको मिसहैप हो जाती है, नुकसान हो जाता है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम, क्लियर। तो एक्शनेबल क्लेम को जो बोरोवर है वो असाइन कर देता है, किसको, बैंकर को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और वो कैसे करता है, एज सिक्योरिटी, कहता है ये मेरी सिक्योरिटी है रही, किसके अगेंस्ट में, एडवांसेस के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये अब जब मैं लीगल की बात करता हूं तो ये कहां कवर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130 में ये चीज कवर है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130 में ये चीज कवर है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जैसे ही बात आई तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों में अभी जो 7 सिक्योरिटी हैं उन 7 सिक्योरिटी में से कितनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आती है। यहां से आपकी जो नॉलेज है
वो प्रॉपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस बात का आंसर मुझको दे सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन सी ये जो सिक्योरिटीज हैं, चार्जेज ऑफ सिक्योरिटीज है, टाइप ऑफ चार्जेज है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। चलो कुछ आंसर्स आ गए हैं और सही भी आए हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में असाइनमेंट और मॉर्गेज। बाकी किस में आते हैं आपको ये भी आंसर देना है। हम इसका लीगल एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं यहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मॉर्गेज और असाइनमेंट, ये दो चार जो है मॉर्गेज और असाइनमेंट जो हैं वो आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, टीपी एक्ट में, ठीक है। और बाकी चीजें किस में आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती हैं, एक को छोड़ के। आप नाम बता दीजिए। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। हाइपोथिकेशंस जो आता है वो सरफेसी जब से आया है तब से ही आपके वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आया है हाइपोथिकेशन। रीजन बताता हूं हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपने किसी को उधार दिया और उसने कहा मेरे पास एक गाय है, अगर मैं आपका पैसा नहीं दूंगा ये गाय आपकी हो गई, कोई कागज नहीं रखा गया, तो एक तरह से ये हाइपोथिकेशन है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये पेपर पे आने लग गया, कागज के लिखे बिना नहीं होने लग गया, और सरफेसी एक्ट में पहली बार ये हाइपोथिकेशन की चर्चा की गई, ठीक है। तो यहां पे ये भी एक क्लियर कट वो हो गया है कि ऐसा होता है, ठीक। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि ये एक्ट कौन कौन से उसमें एक्ट में क्या आता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ट्रांसफरर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड। अब देखो ट्रांसफरर कौन है, मैं इसमें साफ साफ लिखता हूं, बोरोवर। ट्रांसफरर कौन हो गया, बोरोवर हो गया, ठीक है। और इधर ट्रांसफरी कौन हो गया, बैंक हो गया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस एन एक्शनेबल क्लेम एज ए क्लेम टू एनी डेट अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। अब देखो, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से है या हाइपोथिकेशन से है या प्लेज से है और या कोई और इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का है, उनके अलावा, अदर देन लिखा हुआ है ना, उनके अलावा अगर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो वो सेक्शन 3 के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है। नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि क्लेमेंट के पोजीशन में अभी नहीं है लेकिन किसी और के पास है, लेकिन है उसकी, which the civil courts recognize as affording grounds of relief. All the rights and remedies of the transferor waste in the transferee. क्या कह रहा है कि सारे जो पावर होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफरी को यानी बैंक को चले जाते हैं, और जो ट्रांसफरी है वो एक्शनेबल क्लेम टेक्स इट, यानी वो उसके बाद वो लेता है, सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटीज एंड इक्विटीज टू विच ट्रांसफरर वाज सब्जेक्ट टू डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कब, जब उसका एक अधिकार हो। अगर बोरोवर ने सब कुछ पैसा दे दिया तब नहीं, अगर नहीं दिया तो ही है, ठीक है। बैंकिंग प्रैक्टिस, बोरोवर में साइन द, अब देखो एक क्वेश्चन और यहां पर पक्का कर दिया आपका, कई बार ये क्वेश्चन होता है कि बुक डेट में कौन सा चार्जेस लगता है, बुक डेट में कौन सा चार्जेस लगता है। तो बुक डेट में असाइनमेंट और हाइपोथिकेशन दोनों लगते हैं, ये ध्यान रखना, आगे जब आएगा ये लाइन मैं आपको बताऊंगा। मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कई बार आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई पैसा लेना, बिल क्लेम करना है, या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। तो कितनी चीजों की, बुक डेट, मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सब में असाइनमेंट की एक्सरसाइज होती है, ठीक है।
एज रिगार्ड द मोड ऑफ असाइनमेंट नो पर्टिकुलर फॉर्म और वर्ड इज नेसेसरी फॉर अफेक्टिंग एन असाइनमेंट करना। इसका मतलब है कि असाइनमेंट के लिए कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है, जिसकी जैसी लैंग्वेज है उसने वैसे बना दी, सब एक्सेप्टेबल है इफ द इंटेंशन इज क्लियर फ्रॉम द लैंग्वेज यूज्ड। एन असाइनमेंट कैन बी एब्सोल्यूट और द वे ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो यहां सुन लेना, एन असाइनमेंट कैन बी एब्सोल्यूट और बाय वे ऑफ सिक्योरिटी। कैन बी एब्सोल्यूट और बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, यानी दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। एन असाइनमेंट मे बी अ लीगल और इक्विटेबल असाइनमेंट। अब देखिए यहां पे मे बी अ लीगल और इक्विटेबल असाइनमेंट। अब लीगल और इक्विटेबल में क्या है? लीगल वो तब होता है जब आपके उसमें कोर्ट को शामिल कर लेते हैं, कोर्ट को शामिल कर लेते हैं तो लीगल, और कोर्ट को शामिल नहीं की तो इक्विटेबल। अब आपको बता दें, जितने भी हाउसिंग लोन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जब आप मॉर्गेज करते हैं तो इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं, यानी किसी भी और जगह आप उसका नोटिंग नहीं कराते हैं, किसी भी और जगह उसकी नोटिंग नहीं कराते हैं, खासकर से जो लैंड मतलब अथॉरिटीज हैं, यानी गवर्नमेंट में या कोर्ट में, ठीक है। अब कुछ आप सोचेंगे कि नहीं सरसई में तो कराते हैं, कुछ आप बोलेंगे सरसई में तो कराते हैं, बिल्कुल सरसई में कराते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, वो एक डेटाबेस है जहां पर आप अपने सारे इक्विटेबल मॉर्गेज के सरसई में नोटिंग कराते हैं, जिससे उस पर दोबारा कोई चार्ज क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। अ लीगल असाइनमेंट इज द एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी इन राइटिंग साइन बाय द। अब देखो लीगल की जैसी बात आएगी तो लीगल में भैया प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल। आपने देखा जब भी कोर्ट कोई काम करता बिल्कुल प्रॉपर, पूरा राइटिंग में होना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए और साइंड करना चाहिए बोरोवर ने। द असाइनर इन्फॉर्म्स हिज डेटर ऑल्सो इन राइटिंग इंटीमेटिंग द असाइनीज नेम एंड एड्रेस, ठीक है। अब असाइनर क्या करता है? अपने डेटर को इन्फॉर्म करना। अब देखिए सुनिए, जब जो असाइनर है वो अपने बोरोवर के बिहाफ पे, अब क्या है यहाँ पे देखो, जैसे सपोज कीजिए लोन लेने वाला कोई और है, उसके पास कोई ऐसी चीज है जो थर्ड पार्टी की है, जैसे मान लिया हम बात करें अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसके पास है नहीं। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में वो इंश्योरेंस पॉलिसी अपने डेटर के बिहाफ पे बैंक को बताती है, तो तीन पार्टी हो सकती है। तो असाइनमेंट में दो पार्टी भी हो सकती हैं और तीन पार्टी भी हो सकती हैं। अगर वो चीज सब आपके पास है तो आप, ठीक है, और अगर वो कहीं और से आनी है तो फिर वो पार्टी, ठीक। द असाइनी ऑल्सो सर्व नोटिस टू ऑन द डेटर एंड सीक्स ही कंफर्मेशन ऑन बैलेंस असाइंड। अब वो क्या करता है कि जो बोरोवर डेटर है, मतलब कोई कर्जदार है, उस पर भी वो कंफर्मेशन लेता है। इफ द फॉर्मेलिटी इज नॉट फुलफिल्ड द असाइनमेंट इज कॉल्ड इक्विटेबल असाइनमेंट। अब देखो लीगल में वो बता रहा था कि भैया हर पार्टी को प्रॉपरली नोटिस जाना है, लेकिन एब्सोल्यूट वाले में बोल रहा है, जो इक्विटेबल वाले में बोल रहा है, कहता है कि जो उसको नोटिस देने वाली बात है, अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन में वो इक्विटेबल असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन्ड बाय एन एंडोर्समेंट ऑन द बैक पेपर ऑफ द पॉलिसी। अब देखो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का असाइनमेंट कहते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है उसके पीछे लिख देता है एंडोर्समेंट, और या किसी सेपरेट डीड में असाइनमेंट कर रहा है, यानी उसके पीछे लिख के भी चल जाएगा या अलग से एक स्टैम्प पेपर में लिखेगा कि हाँ भाई ये पॉलिसी ऐसे ऐसे हमने इसको लोन में कर दी है। बट नोटिस ऑफ सच असाइनमेंट मस्ट बी गिवन टू द इंश्योरेंस बाय द असाइनी और असाइनी, यानी ये सूचना उसको जरूर होनी चाहिए, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसीलिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन देते हैं तो आप एक चिट्ठी इंश्योरेंस कंपनी के नाम बनाते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के नाम चिट्ठी बनाने का मतलब आपने उसको नोटिस दे दिया कि हम आपकी ये पॉलिसी, इस बंदे की पॉलिसी, उसको हम क्या कर रहे हैं, एज ए गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, लियन। लियन क्या होता है?
तो लियन के लिए मेरा एक ही कहना है, लियन होता है ओन कस्टडी वाले पे। लियन किस पे होता है? ओन कस्टडी। अब ओन कस्टडी से मतलब क्या है? अगर किसी चीज की कस्टडी आपके पास है तो ही आप उसमें लियन लगा सकते हैं। ये ओन कस्टडी से मतलब क्या है? बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर उसकी कस्टडी में कोई चीज है तभी वो उस पर लियन लगा सकता है। और लियन जो है डिपॉजिट पे लगता है या गुड्स पे लगता है या दोनों पे लगता है, आपको आंसर देना है, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है। लियन इज द राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज। देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो दोनों आ गए, पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर अंटिल द डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। यानी अगर जो बाद वाला, यानी कि लेटर पे इज पेड का मतलब है जो डेटर है बाद वाला बंदा, वो जब तक अपने कर्जे नहीं देगा तब तक ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा था तो दो लोगों ने आंसर दिया है गुड्स और डिपॉजिट, जबकि गुड्स और सिक्योरिटीज दोनों पे लगता है। डिपॉजिट को हम सिक्योरिटीज बोल देते हैं। तो ये जो आंसर आया था वो क्लियर हो गया। द बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। अब देखो इसको समझ लो, लियन एक तरह का प्लेज है। तो बैंक जब किसी चीज में लियन लगाता है तो वो एक तरह का प्लेज है। ठीक है। अब बैंकर एक्वायर्स द राइट टू सेल, क्या हो जाता है? लियन या प्लेज करने से उसको सेल करने का राइट मिल जाता है, जो भी चीजें उसकी पोजीशन में है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। यानी जैसे वो बैंकिंग बिजनेस करता है ऐसी वो उन प्रॉपर्टियों को सेल भी कर सकता है, उस गुड्स को वो सेल भी कर सकता है इन केस। अब कब? जब डेट नहीं पेड हो। तो अब हमारी वो वाली बात निकल के आ गई। देखो जो ये लियन होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 171 में डिफाइंड है। ठीक है। गिव्स टू द बैंकर एन एब्सोल्यूट राइट टू जनरल लियन ऑन ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटीज रिसीव्ड बाय द बैंकर। अब एक जनरल लियन की बात आ गई। आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि लॉकर में जो चीजें रखी रहती हैं उसमें कौन सा लियन होता है। लॉकर में जो चीजें रखी रहती है उस पर कौन सा लियन होता है? तो लॉकर में जो चीजें रखी रहती है उस पर जो है जनरल लियन होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर वो किराया नहीं देगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? सेल करके उससे अपना किराया वसूल कर सकते हैं। प्लेस नहीं होता उसमें, जनरल लियन होता है। प्लेस तो उसमें होता है जब पहले से ही उसकी इंटेंशन है कि भैया कर्जे के लिए रख लो। ठीक है। तो जनरल लियन क्या होता है? यानी कुछ भी कब्जे में तो समझ लो लियन है किसी अपने खर्चे को लेने के लिए। व्हेन ए कस्टमर इनएडवर्टेंटली लीव्स अ पैकेट, यानी अगर गलती से कोई चीज छोड़ जाए बैंक में, शाम को थैला छोड़ गया उसमें 10 लाख रुपए थे, तो बैंक का लियन उस पर नहीं लागू होता है। बैंक का लियन हमेशा तभी होता है जब उसको कुछ उसी के अगेंस्ट में कुछ लेना होता है। ठीक है। तो यहां बोला हुआ है कि जब भी कोई बंदा बैंक वाला कुछ शेयर सर्टिफिकेट छोड़ जाए, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी छोड़ जाए, फिक्स डिपॉजिट छोड़ जाए, ठीक है, तो बैंकर हैव नो राइट ऑफ लियन, ऐसी चीजों पे नहीं होता है। ठीक है। बिकॉज दोज वर नॉट गिवन टू द बैंक नॉर्मल कोर्स ऑफ, और ये जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं गई, वो गलती से छोड़ गया, उसकी गलती से वो चीजें वहां छूट गई हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। तो लियन भी पक्का हो गया। लियन जो है ओन डिपॉजिट पे होता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जब आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी या केवीपी के अगेंस्ट में कोई लोन करते हैं तो आप कौन सा चार्ज लगाते हैं, ये आपको आंसर देना है। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले प्राची जी, आपका आंसर जो है ओनली ऑन डिपॉजिट नहीं होता है, दोनों पर होता है। गुड्स पे भी होता है लियन और आर्टिकल्स पे भी होता है, सिक्योरिटीज पे भी होता है। ठीक है। चलो
सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है, अब देखो यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, उसको देखिएगा, जो वर्ड में लिख रहा हूं उसको देखिएगा, और इससे भी आपका थोड़ा नॉलेज सही होगा। मैं लिख रहा हूं राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ, और राइट ऑफ सेट ऑफ। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, विद स्पेलिंग और विद पूरा जो इसका मतलब है। आपको आंसर देना है। ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें राइट और राइट की स्पेलिंग में भी फर्क है, ऑफ और ऑफ ओ डबल एफ ऑफ की स्पेलिंग में भी फर्क है। 1 2 3 4 5, जिसने इसका सही आंसर दिया उसका पेपर निकल गया, समझ पास हो जाएगा। चलिए, आंसर आए 5 आया, 4 आया, ठीक है। और भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, स्मृति सेन जी बोलती हैं 4 ठीक है। तो इसके बारे में बता दूं कि 5th आंसर ठीक है। जिन्होंने आंसर सही दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक्सप्लेन करते हैं। राइट ऑफ का मतलब है अधिकार। अधिकार किस चीज का? सेट ऑफ का। तो अब आप समझ गए होंगे, सेट ऑफ जो अभी बुक में लिखा हुआ है वो सेट ऑफ है, ऑफ नहीं, ऑफ डबल एफ, ठीक है। सेट ऑफ करने का राइट, क्लियर है। तो इसमें जो 5th वाला बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो, आज बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत कंक्रीट क्लास होगी, क्योंकि आप सैटरडे है, आज आराम कर सकते हैं, कल हम लंबी क्लास लेंगे, ठीक है। सेट ऑफ मीन्स टोटल और पार्शियल मर्जिंग ऑफ ए क्लेम ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट अनदर इन ए काउंटर क्लेम। देखो, क्लेम और काउंटर क्लेम, मुझे लेना है, उसने भी मुझसे लेना है, या उसने मुझसे लेना है, मैंने भी उससे लेना है। टोटल और पार्शियल, टोटल और पार्शियल, ठीक है। बाई द लेटर अगेंस्ट द फॉर्मर, यानी बाद वाले बंदे ने जो है ना, अगेंस्ट अनदर, अगेंस्ट अनदर का मतलब है ये है बंदा बाद वाला, और फॉर्मर माने है ये पहला वाला बंदा, एक पहले वाले बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे बंदे से पहले। इट इज इन इफेक्ट कंबाइनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, यानी एक तरह से सेटलमेंट कर देना, टू अराइव एट ए नेट बैलेंस, ठीक है। द राइट ऑफ सेट ऑफ, देखो ये वर्ड आ गया लिखा हुआ, कई लोगों ने हो सकता है यहां भी पढ़ लिया होगा। इज ए स्टैट्यूटरी राइट, कानूनी अधिकार है, एंड कैन ऑल्सो अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। तो क्या बोला, एक एग्रीमेंट की तरह भी होता है, और वैसे एक स्टैट्यूटरी राइट भी है, कि आपको भाई किसी से लेना है और उसको कुछ देना है, तो आप एडजस्टमेंट करके उतना कम दे सकते हैं, ठीक है। चलो, कल जो टाइमिंग होगी, कल भी सुबह 9 बजे की टाइमिंग होगी, 9 साढ़े 9 बजे की। अब क्या है, देखो यहां ये इंपॉर्टेंट है, जो सेट ऑफ के पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बोल गए सर्टेन सम के डेट होनी चाहिए। सर्टेन सम का मतलब एक वैल्यू पता होनी चाहिए, उसने मुझे 2 लाख देने हैं, मैंने उसके 50,000 देने हैं। ऐसा नहीं कि उसने मेरे को 2 लाख देने हैं और मैंने उसके जो मेरा गेहूं पैदा होगा उसकी कीमत देनी है, ऐसा नहीं। सर्टेन सम अमाउंट डेट एक्रूइंग ड्यू कैन नॉट बी सेट ऑफ। अब देखो एक पॉइंट आ गया, जो कर्जा भविष्य में मुझे उससे वापस लेना वो सेट ऑफ नहीं होगा, आज की तारीख का ही ड्यू सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। यहां बोलता है अ डेट एक्रूइंग ड्यू कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डेट ऑलरेडी ड्यू, यानी किसी एक बंदे का तो आज ड्यू हो गया,
और दूसरे वाले का 5 साल बाद ड्यू होना है, तो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। द बैंकर कैन नॉट सेट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ गारंटर। सुन लीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आता है। आप बोलते हैं केस स्टडी, केस स्टडी तो सब पॉइंट से बनेगी ना। गारंटर के बैलेंस को सेट ऑफ नहीं कर सकते जब तक उसकी लायबिलिटी को आप डिटरमाइन नहीं करें कि भैया वो तो अब दे ही नहीं पाएगा, अब तो आप ही को देना है, तो ही आप उसके सेट ऑफ की बात आ रही है, उसकी सिक्योरिटी की बात नहीं आ रही, सेट ऑफ की बात। और सेट ऑफ जो होता है वो जो डिपॉजिट अमाउंट्स होता है उन चीजों का होता है, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए करंट अकाउंट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड बट यट नॉट ड्यू। यानी कहना, आपने कोई उसको बिल डिस्काउंट किया था और उसकी तारीख 2 महीने बाद है और उसके करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा और आपने कहा जी उससे तो मुझे लेना 2 महीने बाद, यानी फ्यूचर के लिए नहीं होगा। बैंकर कैन नॉट सेट ऑफ ए ड्यू टू हिम अपॉन ए लोन अकाउंट रिपेबल ऑन डिमांड और एट ए स्पेसिफिक डेट। यानी कहने का मतलब है कोई आपका डिमांड लोन टाइप का है या किसी स्पेसिफिक डेट में कोई देना है, तो उसमें जो है करंट अकाउंट का बैलेंस तब तक एडजस्ट नहीं किया जा सकता जब तक डिमांड आप उसको भेजोगे नहीं या ड्यू डेट आएगी नहीं। अब डिमांड लोन में कहते हैं भैया जिस दिन हम डिमांड भेजेंगे उस दिन उसका जो है वहां से पैसा आना है, तो डिमांड आपको भेजनी पड़ेगी। या आपने पहले से लिखा हुआ है कि 31 जनवरी को आपको पेमेंट ड्यू है, उस दिन वो तारीख आ गई तो कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला पॉइंट है, जो पार्टीज होती हैं वो म्यूचुअली इनडेप्टेड फॉर द इन द सेम राइट, यानी सेम अधिकारों में। ऐसा ना हो कि उसमें 3 पार्टी हैं एक जगह और एक जगह एक ही पार्टी है, सेम राइट होना चाहिए। कर्जे का और डिपॉजिट का सेम राइट होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ, अभी एक टेबल और आएगी उसको भी समझेंगे हम, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस इन द पार्टनर्स अकाउंट कैन बी सेट ऑफ इन द डेबिट बैलेंस ऑफ ए पार्टनरशिप अकाउंट सिंस द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंटली एंड सेवरली। इसका मतलब होता है कि जो गारंटर या को बोरोवर होता है उसकी देनदारी एक सिंगल व्यक्ति के रूप में भी है और एक जॉइंट उनके साथ पार्टनर होने के रूप में भी है, ठीक है। तो पार्टनर्स के अकाउंट को सेट ऑफ किया जा सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ इज एक्सरसाइजेबल बिटवीन 2 फर्म्स which have separate name but are composed of same set of partner। यानी कि एक फर्म है ABC की मिलके जिसका नाम है X और एक फर्म है Y जिसमें भी पार्टनर ABC है, तो ये दोनों चीजें एक मानी जाएंगी, यानी X वाले का क्रेडिट Y वाले के डेबिट से एडजस्ट किया जा सकता है। द क्रेडिट बैलेंस इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर, यानी कोई सोल प्रोप्राइटर में यही माना जाता है सब कुछ वही करने वाला है, तो उसका जो पर्सनल अकाउंट है उसको भी हम उसके डेबिट क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द राइट सेट ऑफ इज अवेलेबल द बैंक लियन राइट कैन नॉट अप्लाई। अब देखो जहां पे राइट ऑफ सेट ऑफ अप्लाई है वहां पे लियन राइट को अप्लाई नहीं किया सकता, ठीक है। लियन राइट को अप्लाई करने के लिए क्या है, उसका वो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दीज 2 डिफरेंट राइट्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। यानी आप राइट ऑफ सेट ऑफ भी लगा लें उसमें और आप अपना ये जो लियन भी लगा लें, दोनों चीज एक साथ नहीं लगा सकते। आप बोलेंगे कि हमने क्या एक्सरसाइज किया है, ठीक है। किस किस कंडीशन में ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी बैंक को किसी चीज का इंतजार नहीं करना है, ये है बातें। अगर डेथ हो जाए, इंसैनिटी यानी पागलपन हो जाए या दिवालिया हो जाए कस्टमर, तो बैंक कहता है अब इससे रिश्ते छोड़ दो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आगे फर्दर नहीं कर सकता। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर ऑफ ए फर्म और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, अगर कोई दिवालिया हो जाए पार्टनर या कंपनी बंद हो रही हो। ऑन रिसीप्ट ऑफ गार्निसी ऑर्डर, जिस दिन गार्निसी ऑर्डर आएगा उस दिन आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट और कस्टमर क्रेडिट बैलेंस, तो कहीं से क्या एक नोटिस आ जाए असाइनमेंट का कि कस्टमर्स के जो क्रेडिट बैलेंस हैं उनको आप असाइन कर दो, ठीक है।
क्लियर हो गया? हाँ जी, अंकुर शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलो, ये जो सामने टेबल दिखाई दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, क्या है देखो, ये है डिपॉजिट यानी आपका क्रेडिट बैलेंस, और ये है आपका डेबिट बैलेंस। ठीक है, एक आदमी का क्रेडिट है और वो लोन जो है उनका कई लोगों के साथ, यानी कि ए का क्रेडिट है और लोन है ABC के नाम। तो कहता है क्योंकि वो वाली बात आ जाए जॉइंटली और सेवरली लाइबल, तो इसमें आपका अवेलेबल है। पार्टनरशिप, देखो ये सेम वही चीज है, पार्टनर एक फर्म में है और वो पार्टनरशिप फर्म ABC की है, सेम चीज अवेलेबल है। सिंगल नेम सेम नेम तो अवेलेबल होगा। प्रोपराइटर और प्रोपराइटरशिप फर्म में होगा, बता दिया था सोल वाला। अब यहाँ पे एक बात आ गई, यहाँ से देखो चार्ट में क्या बातें आ गई कि पार्टनरशिप फर्म और वन ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म और वन, कहने का मतलब है कि डिपॉजिट तो है ABC के नाम और लोन है सिर्फ A के नाम, इस केस में अप्लाई नहीं होगा। ट्रस्ट और ट्रस्टी में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट जो पैसा रखते हैं वो अपना नहीं रखते हैं, बेनिफिशियरी का रखते हैं। ऐसी ट्रस्टी ट्रस्ट नहीं होगा। डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी से लोन अकाउंट कंपनी को नहीं कर सकता, क्योंकि डिविडेंड जो भी इकट्ठा करके एक अकाउंट में रखा जाता है वो पहले से तय होता है कि ये उसको देना है और वो पुराने समय का होता है। माइनर ऑपरेटेड बाय गार्जियन, यानी लोन लिया है गार्जियन ने और माइनर का, जैसे हम कहते हैं A सन ऑफ B, ठीक है, और यहाँ B का लोन अकाउंट है और ये कौन है, A माइनर है, तो उस कंडीशन में भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब बात आती है किसकी, जॉइंट अकाउंट वन ऑफ द जॉइंट होल्डर। तो ये बिल्कुल इस तरह से काम करेगा, ये यानी क्रेडिट ABC के नाम है और एक बंदे ने उसके लोन लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम अगले सिक्योरिटी की तरफ, जिसका नाम है हाइपोथिकेशन, जिसका नाम है हाइपोथिकेशन। और जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर दी, हाइपोथिकेशन जो सबसे पहले सरफेसी एक्ट में चर्चा में आया था, ठीक है, उससे पहले इसका वो नहीं था, सरफेसी एक्ट 2002 में। ठीक है, द मॉर्गेज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट आ गया मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रांजेक्शन वेयर बाई मनी इज बोरोड बाई द बोरोवर ओनर ऑफ द गुड्स ऑन द सिक्योरिटी। सिंपल बात है, कोई भी किसी ने बोरोविंग करी है और मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करी है सिक्योरिटी दे करके, उस केस में हाइपोथिकेशन होगा। हार्ट डिस्क्राइब हाइपोथिकेशन एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड अमाउंट। ये तो डेफिनेशन है, इसमें कोई आपका वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मेनली बात आई वो किस में आई कि पहली बात तो उसने बोला मूवेबल प्रॉपर्टी में होता, और हाइपोथिकेशन में और मॉर्गेज में जो दो एस्पेक्ट है उनके, मतलब अलग अलग होने के। पहला क्या है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। दूसरा क्या होता है कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर, बट इन हाइपोथिकेशन देयर इज ओनली ऑब्लिगेशन टू रिपे मनी एंड नो ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। सुन लो, मॉर्गेज में तो नहीं देने पर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, वो केवल जो मनी को रिपे करना है उसके लिए उसने हाइपोथिकेशन ले रखा है। ठीक है, ओनली ऑब्लिगेशन टू रिपे द मनी। ठीक है, मालिक नहीं बनेगा, उसको बेच करके बस वो करेगा, जबकि और मामलों में वो मालिक बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आ गया प्लेज। प्लेज आ गया आपका सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा हमने बार बार बोला कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा। तो प्लेज में क्या होता है, प्लेज में जो भी सिक्योरिटी होती है
उसको कस्टडी में रखना। प्लेज मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स, यानी जमानती करना, चीज़ों को जमानत के तौर पर रखना। फॉर द पर्पज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज, क्या चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट? इसमें द पर्सन whose goods are bailed is called pawners। राइट ऑफ सेट ऑफ गार्निशी ऑर्डर में पहले प्रेफरेंस किसे देते हैं? अगर आपने राइट ऑफ सेट ऑफ कर लिया तो गार्निशी ऑर्डर आता रही, आपने कर लिया। और अगर गार्निशी ऑर्डर आ गया, आप सोच रहे हैं राइट ऑफ सेट ऑफ करने का, तो पहले गार्निशी होगा फिर राइट ऑफ सेट ऑफ, अगर बचेगा तो। ठीक है, चलिए। तो यहां बात आती है किसकी? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, यहां पर ध्यान से देखिए। जो प्लेज है, प्लेज को बोला पॉनर है, पॉनी डिफाइंड, बोला द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज की डेफिनेशन हो गई। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड पॉनर। तो किसको बोला है? बेलर को। बेलर को पॉनर बोला है। यहाँ पे बेलर को क्या बोला है? पॉनर। ठीक है। सेकंड चीज क्या देखिए इसमें, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, द बेलर इज इन केस, एक मिनट में इसको कुछ डिटेल में जरा खोलता हूं। हाँ, एक बात आ रही है, द बेलर इज कॉल्ड द प्लेजर। द बेलर इज कॉल्ड द प्लेजर, इसको हमने प्लेजर भी बोला। ठीक है। तो ये तीन वर्ड एक है, बेलर, पॉनर और प्लेजर। अब देखिए, द पर्सन हुज गुड्स आर बेल्ड इज कॉल्ड ए पॉनर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? जिसकी चीज है, जिसकी गुड्स हैं, तो ये नाम सब एक हैं। क्या? बेलर, पॉनर और प्लेजर। और वहीं पे दूसरा है जो पॉनी या प्लेजी, ये जो है नेम है आपके। ठीक है। अब लीगल इंप्लीकेशन की बात करते हैं हम इसमें। लीगल इंप्लीकेशन की जब बात आती है, द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड बाय द पॉनर। कौन रखता है? ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिटेन्ड बाय द पॉनर विच इज सब्जेक्ट ओनली टू द क्वालिफाइड इंटरेस्ट विच पासेस टू द पॉनी बाय द बेलमेंट। देखो, उसने कहा ये जो बेलर है, इसको हम बोलते हैं प्लेजर बोल दें या इसको बोरोवर बोल दें। अच्छा, इसको बोरोवर एग्जैक्टली क्यों नहीं बोलते पता है? बोरोवर इसलिए नहीं बोलते, कई बार बोरोवर क्या होता है, किसी दूसरे की चीज रखवा देता है। कई बार बोरोवर किसी दूसरे की चीज बैंक में रखवाता है, अपने दोस्त की रखवा देगा, तो उस कंडीशन में बोरोवर अलग हो जाएगा और बेलर या पॉनर या प्लेजर अलग हो जाएगा। ध्यान रखना आप। ठीक है। ठीक है। और बोलता है कि जब वो अपनी कोई चीज रखता है तो पौनी को देता है, कैसे? बेलमेंट के द्वारा, गिरवी रख के देता है। वन ऑफ द मेन एंड मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्लेज इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अब देखो यहां सुन लेना जरा, यहां पे को मैं एक्सप्लेनेशन करना है कुछ। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, इसको सुन लीजिए। एक तो होती है एक्चुअल और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल तो है सिंपल, जैसे आपके पास मान लिया गोल्ड है, आपने गोल्ड को दे दिया तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जैसे आपके पास एफसीआई के गोडाउन की रिसिट्स हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं उनकी रिसिट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी जो फार्मर होते हैं जिनके वहाँ काफ़ी गेहूं वगैरह होता है, तो वो वहाँ पे गोदाम में रख देते हैं। गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी कर रखी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। और उस जब समय आगे आता है, यानी कि
6 महीने बाद वो उसको लेना चाहते हैं, तो 6 महीने बाद वो क्या करते हैं, वहां से जाके वो अपने गेहूं उठाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो या तो वो सेल कर दें, अब उन्हें पैसों की जरूरत है तो बैंक में जाते हैं। एफसीआई क्या करता है, उनके जो मान लिया वीट है और 500 बैग्स हैं मान लिया, तो उनके अगेंस्ट में एक रिसीट देता है। क्या देता है, रिसीट। रिसीट क्या होता है कि लिखा होता है कि आपके इतने गेहूं हमारे पास रखे हुए हैं। उस रिसिट को बैंक के पास ले जाता है वो। तो रिसिट अगर रख रहा है तो वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये मान रहा है कि भैया वो मैंने आपको दे दिया, लेकिन बैंक में तो गेहूं आए नहीं। तो रिसिट वाला जो केस है उसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है। मोहित मल्हान बोल रहे हैं सर पहले राइट ऑफ सेट ऑफ होगा। अरे मैं कह तो रहा हूं, आपका गार्निशी ऑर्डर आया उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिए ना। अच्छा, ये उस केस में कह रहे हैं कि मान लिया किसी के किसी को कुछ पेमेंट लेनी है और उसके दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, आप इस तरह से कह रहे हैं कि गार्निशी ऑर्डर आएगा आपके पास लेनदारी देनदारी, तो वो तो है ही, क्योंकि वो तो आपने नेटिंग कर दी उसकी एक तरह से। तो पहले आपने वो एडजस्ट कर लिया और उसी के बाद आप क्या करेंगे, गार्निशी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मैं ये समझा कि जो पहले, अब राइट ऑफ सेट ऑफ को पता भी तो होना चाहिए कि उसके पास वो बैलेंस है। अगर आपकी नॉलेज में है पहले से कि उसका इतना बैलेंस ये है, तो गार्निशी देने से पहले आप क्या करेंगे, उसको पहले एडजस्ट करेंगे, तभी तो देंगे कि भाई इतना तो मुझे लेना है तभी तो मैं आपको दूंगा। तो गार्निशी ऑर्डर तो लगता उस चीज पे है जो उसके पास प्योरली अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अंकुर शुक्ला ने और मोहित मल्हान जी ने जो पॉइंट रेज किया था वो शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स में भी बेलर और बेली होते हैं शायद, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से जो गुड्स रखे जाते हैं बेलमेंट के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, बेलर और बेली। पर इसमें यह है कि कोई बैंक उनको बेलर बेली बोलते हैं, कोई बैंक इनको बेलर बेली नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। बस 15-20 मिनट और लेंगे, टॉपिक हो जाएगा हमारा। तो यहां बोला है या तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मीन्स देयर इज नो नीड टू बी फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टडी प्लेस ऑनर। All that is required to get the goods must be placed in the possession of the pawnee or any person authorized to hold them on behalf। यानी या तो किसी ऐसे बंदे के पास रखे हों जो उसका, जिसको वो ऑथराइज किया हुआ हो। ठीक है, गुड्स में बी डिलीवर बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे कैसे गुड्स दी जा सकती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपने हैंडेड ओवर कर दी की ऑफ गोडाउन की गोडाउन की हैंडेड ओवर कर दी, तो भी मान लिया आपने उसको दे दिया। बाय अटॉर्नमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी देखे। इफ गुड्स आर इन पब्लिक वेयर हाउस, जैसे भी हम एफसीआई वाली बात कर रहे थे, द वेयर हाउस मैन एक्नॉलेज द पॉनी टू, ही विल होल्ड द गुड्स देयर आफ्टर ऑन बिहाफ ऑफ द पॉनी। पॉनी का मतलब बैंक, बार बार बता रहे हैं हम, बैंक के बिहाफ में वो गुड्स को अपने पास रखेगा। हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सच एज रेलवे रिसिट, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर। देखो ये जितने भी होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे रेलवे में कोई सामान आपने बुक कराया तो आपको एक रिसिट देते हैं और बोलते हैं रिसिट जिसके पास होगी हम वो उसका मालिक है। तो वो रिसिट को भी, जब लेटर ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ाया था तो बताया था, वो रिसिट को भी बैंक में गिरवी रख सकता है, तो वो प्लेज होती है। ठीक है, इवन गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द पॉनर। अब देखो ये एक बहुत कंट्राडिक्टरी बात आ गई। कभी कभी ऐसा होता है बैंक के पोजीशन में गुड्स नहीं होती हैं लेकिन फिर भी प्लेज है। और प्लेज की पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेज के लिए, इसको कर देना, तो कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन ऑफ पॉनर यानी बोरोवर, यानी जो उसको बेलमेंट करना चाह रहा है उसी के पास सामान है, फिर भी उसके बावजूद भी हमारा ये प्लेज हो जाता है। ही में एक्नॉलेज दैट ही होल्ड्स देम देयर आफ्टर ऑन वेयर। पर कब, वो जिसके पास, जैसे मान लिया 500 बोरी गेहूं उसने घर में ही रखे हुए हैं, तो वो उसको लिख के देगा कि भाई ये जो गेहूं हैं ये बैंक के हैं, मैंने बैंक के लिए अपने वहां रखे हुए हैं, इसमें मेरा कोई अधिकार
नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है कहीं। एन एग्रीमेंट प्लेस मे बी इम्प्लाइड from the nature of the transition or circumstances of in case, however an agreement in writing clearly laying down। तो ये कह रहा है कि उसमें एक तो बोला मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द नेचर, यानी इम्प्लाइड का मतलब होता है ऐसे ही समझ लेना, हाँ यार ये तो भाई प्लेज है। लेकिन वो बोलता है कि एक एग्रीमेंट इन राइटिंग जो होता है वो टर्म्स कंडीशन के साथ हो, लीव्स नो एम्बिग्यूटी, यानी कोई उसमें फिर ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती लड़ाई झगड़े की, कोई डाउट जैसी बातें नहीं रह जाती। तो लिख करके रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अब बात आती है मॉर्टगेज की। तो मॉर्टगेज के लिए सबसे पहले ही हमने बता दिया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, और जो है ये 6 टाइप की मॉर्टगेज है। सिंपल, बाई कंडीशनल सेल, स्यूफ्रक्चुअरी, इंग्लिश, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसको हम इक्विटेबल मॉर्टगेज भी बोलते हैं। एनामलस मॉर्टगेज, यानी कि इनमें से कोई और तरह की भी अगर मॉर्टगेज होती हो तो उसको हम बोलते हैं एनामलस, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल में है वो हम पढ़ेंगे किसमें, थर्ड पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हर चीज का कुछ पॉइंट है। यहां बोलता है सिंपल मॉर्टगेज में आपने क्या करा, बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, एंड इन इंग्लिश मॉर्टगेज द पोजीशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन टू द मॉर्टगेजी। यानी वो कहता है कि आपने जो सिंपल मॉर्टगेज में करा, क्या करा, जो टाइटल डीड्स है वो जमा कर दी। इंग्लिश मॉर्टगेज में वो कह रहा है कि कुछ भी, सब कुछ जो है अभी बोरोवर के पास ही है, ठीक है, सब कुछ किसके पास है, बोरोवर के पास है। स्यूफ्रक्चरी में क्या बोला, एंड स्यूफ्रक्चरी मॉर्गेज और बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है, पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉर्मली गिवन टू द मॉर्गेजी। कौन कौन से में, ये इन दोनों में पोजीशन किसके पास आता है, बैंक के पास आता है। इन दोनों में पोजीशन जो होता है बैंक के पास आ जाता है, यानी बैंक एक तरह से समझ लो कि बैंक ही उसका मालिक हो जाता है शुरू से ही, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और सिंपल मॉर्टगेज और मॉर्टगेज बाय टाइटल डिपॉजिट में क्या है, द मॉर्टगेजी हैज ए राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मॉर्टगेज एंड ऑल्सो पर्सनली अगेंस्ट द मॉर्टगेजेस, ठीक है। क्या बोला इसने कि सिंपल मॉर्टगेज और मॉर्टगेज बाय, जो पहला वाला पॉइंट था इसी में बोल रहा है, द मॉर्टगेजी हैज ए राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मॉर्टगेज एंड ऑल्सो पर्सनली अगेंस्ट द मॉर्टगेजर। तो कह रहा है कि अगर सिंपल मॉर्टगेज किया है या जो इक्विटेबल मॉर्टगेज किया हुआ है जो टाइटल डीड का ना, देखो इन दोनों को बात बोल रहा कि इन दोनों केसेस में क्या होता है कि एक तो वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो राइट रखता ही रखता है, लेकिन वो पर्सनली भी उसके अगेंस्ट वो कर सकता है अगर वो उससे पैसा वसूल नहीं हो रहा तो, ठीक। मॉर्टगेज टू बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ डीड रिक्वायर्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वो कहता है मॉर्टगेज जो है एक डीड के तहत, डीड का तहत का मतलब कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, और रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, ठीक हो गया। मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ डीड डज नॉट। ये कौन सा है, इक्विटेबल मॉर्टगेज। आपने देखा होगा अगर इक्विटेबल मॉर्टगेज जब आप करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कहीं रजिस्ट्रार के वहां नहीं जाते हैं, बस एक रजिस्टर में अपनी नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। द रूल ऑफ प्रायोरिटी इन केस ऑफ सक्सेसिव मॉर्टगेज इन ऑर्डर टू टाइमली देयर। तो अब सक्सेसिव मॉर्टगेज में क्या बोलता है, प्रायोरिटी का रूल क्या है, केस ऑफ सक्सेसिव मॉर्टगेज इज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम दे आर क्रिएटेड। तो सबसे पहले मान लिया एक ने करा 20 मार्च हो गया, दूसरे ने किया 25 मार्च हो गया, तीसरे ने किया 28 मार्च हो गया, तो आपने 3 मॉर्टगेज हो गई भैया उस प्रॉपर्टी पे, ठीक। तो 3 अगर मॉर्टगेज हो गई हैं तो सबसे पहले वाले का राइट जो होगा, क्योंकि इक्विटेबल मॉर्टगेज के अलावा और मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी देनी नहीं पड़ती, जो हमारा एग्रीकल्चर लोन्स में होती है उसमें तो खसरा खतौनी देते हैं, प्रॉपर्टी देते नहीं है। तो ऐसे केसेस में जिसने पहले मॉर्टगेज कराया होगा, रजिस्टर्ड मतलब वहां नोटिंग कराई होगी, उसका पहले माना जाएगा।
लिमिटेशन पीरियड, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे ही पढ़ेंगे लिमिटेशन वाले चैप्टर में। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट में कोई सूट करना चाहते हो, उसके लिए आप 12 ईयर में जा सकते हैं। और जब मॉर्गेज डेट बिकम ड्यू, अब सुन लेना इस बात को, कि जो आपने लोन दिया हुआ है वो नहीं दे रहा है और आपने उससे क्या मतलब रिकॉल कर लिया, तो जब आपने उससे मांगा उससे 12 साल तक, यानी अगर किसी का आपने सुना होगा कि 12 साल निकालते हैं, लेकिन वो सर्च रिपोर्ट जो होती है 12 ईयर की होती है। अगर 12 ईयर में उस प्रॉपर्टी पर बैंक ने कोई भी क्लेम नहीं मांगा है, तो ये माना जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसी भी बैंक के क्लेम से छूटी हुई है, यानी कहीं पे मॉर्गेज नहीं है। तो मॉर्गेज के केस में बोला है कि मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी होती है उनको जो है सेल करने का जो राइट है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट जो 12 साल के अंदर आपको करना पड़ता है, ठीक है, जब से आपका लोन है। अगर नहीं किया है तो वो इसीलिए 12 साल का वो मांगा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब लिमिटेशन पीरियड की बात आती है। अब यहां देखना, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर ए फोरक्लोजर इज 30 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज दैट बिकम्स ड्यू। यहां दो केस बहुत ध्यान रखना भाई, इसमें आप लोग कंफ्यूज करते हो। एक तो है सेल वाला मामला, सेल करने का सूट, सेल करने के सूट के लिए 12 साल है। और दूसरा क्या है, फाइलिंग ए सूट फॉर फोरक्लोजर इज, यानी अपने लोन को बंद करने का, लोन को फोरक्लोज करना, लोन को बंद करने का जो सूट है वो 30 साल के अंदर आ सकता है। लेकिन जो सेल का सूट है कि हमें सेल करनी है वो 12 साल के अंदर। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज इज गवर्न बाई, अब अगर आपको मॉर्गेज का कोई भी केस हो करना है तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908, उसके तहत आपका केस दायर होगा। सूट ऑफ सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी शुड बी फाइल्ड इन अ कोर्ट विद इन हुज जुरिडिक्शन। अब वो कहाँ पे होगा, ये बात ध्यान रखना कि जहां पे प्रॉपर्टी होती है वहीं पर केस दायर किया जाता है। इन ए सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी द कोर्ट फर्स्ट पासेस ए प्रिलिमिनरी डिग्री एंड देयर आफ्टर ए फाइनल डिग्री। अब ये डिग्री वर्ड आ गया, डिग्री का मतलब होता है फाइनल आदेश देना, यानी जब किसी चीज पे अपील करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है तो इसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब फाइनल आदेश, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। आज के जो क्लास है उसका जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो उसने कहा है कि जब कई सारे कर्जे ले रखे हैं, सेक्शन 59, 60, 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तब क्या होता है, डील विद एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द डेटर टू द क्रेडिटर। द प्रिंसिपल ऑल्सो अप्लाइज टू द लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बैंक। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द राइट ऑफ एप्रिसिएशन, और देखो वो कहता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन और राइट ऑफ सेट ऑफ में फर्क देखना है आपने। व्हेन ए फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट इज एप्रोप्रिएटेड बिफोर मैच्योरिटी इट इज द राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, व्हेन इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर मैच्योरिटी द राइट ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी किसी की मैच्योरिटी नहीं आई है तो आप राइट ऑफ सेट ऑफ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्यू नहीं हुई है। राइट ऑफ सेट ऑफ उस चीज को कहते हैं जो बिल्कुल ड्यू हो चुकी है, ठीक है। जबकि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में प्री मेच्योर भी उस पर वो एक्शन लिया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है इसमें, किसी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, ठीक है, और वो बढ़िया नहीं चला, सब स्टैंडर्ड हो गया, तो क्या कहता है, मिस्टर ए अप्रोचेस द बैंक विद रिक्वेस्ट ही वांट्स टू डिपॉजिट। वो कहता है कि 15,000 रुपए मैं अपने सेविंग बैंक में जमा कर रहा हूं, लेकिन उसका रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक चेक जमा कर रहा हूं और बैंक क्या करता है, उसको चिट्ठी भी लिखता है, मतलब वो कस्टमर, कि इस अमाउंट को आप मेरे लोन में मत जमा कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं बैंकर्स,
कि जैसे ही वो पैसा जमा करेगा तुरंत उठा के हाँ जी इसको डालो, एनपीए बच जाएगा मेरा। लेकिन अगर उसने पहले से चिट्ठी दे रखी है आपसे, तो इन सच सिचुएशन द बैंकर शुड बी अवेयर what has been stated in 659 of Indian Code. According to this, debtor can place funds with a creditor for appropriation as per his request. यानी वो पहले से ये कह रहा है कि मेरे इस फंड का यूज ये होना है। द क्रेडिटर हैज एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और, लेकिन बैंक कहेगा चल चलो जमा कर दो, कोई बात नहीं। अगर बैंक ने कह दिया जमा कर दो, तो उसी कंडीशन में वो उसी काम के लिए यूज होगा। अब ये नहीं कि आपने कहा हाँ चल को जमा कर दो कोई बात नहीं, और बैंक ने उठा के काट दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ क्रेडिटर इन इंस्टांस के बैंकर एक्सेप्ट द मनी, ही हैज नो राइट टू अप्रोप्रिएट द फंड्स एक्सेप्ट फॉर मीटिंग द चेक अमाउंट और शेड्यूल, ठीक है। वो कहता है कि अगर बैंक ने क्या करा, एक्सेप्ट द मनी, अगर एक्सेप्ट करता है कि ठीक है चलो कर लो, तो वो केवल वही करेगा, उसमें राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज नहीं कर पाएगा। Banker cannot appropriate the amount of housing loan account as the amount was deposited for a specific purpose, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो लेट्स सम अप। कुछ क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या सही नहीं है? सेट ऑफ मीन्स partial or total merging of claim one person against the another in the counter claim ऑफ द लेटर। तो एक पॉइंट तो ये आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? बोथ डेट्स मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन सम तो था बिल्कुल भाई, ठीक है। अ डेट एक्यूरिंग ड्यू कैन नॉट बी सेट ऑफ, ये भी था, ठीक है। अ बैंकर कैन सेट ऑफ ए क्रेडिट बैलेंस इन द गारंटर्स अकाउंट बिफोर, इन्होंने बोला हुआ नॉट ट्रू है, ध्यान रखना। तो ये तीनों चीजें तो आ गई थी, पार्शियल और टोटल होना चाहिए, और एक कस्टमर के अगेंस्ट में दूसरे कस्टमर का क्लेम और काउंटर क्लेम का रिश्ता होना चाहिए। तो ये तीसरा वाला है गारंटर वाला, जब तक उसकी अ बैंकर कैन लिखा है यहाँ पे, हाँ, अ बैंकर कैन सेट ऑफ गारंटर्स अकाउंट बिफोर लायबिलिटी ऑफ द गारंटर टू द बैंक डिटरमाइन। इसमें यह है कि जब तक उसकी गारंटी डिफाइन नहीं हो तब तक नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक उसकी लायबिलिटी डिसाइड नहीं हो तब तक गारंटर का अमाउंट वो जो है सेट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैन नॉट पूछा हुआ ना इसमें, ठीक है। अगला ट्रू फॉल्स है, जल्दी से कर दीजिए। इन केस ऑफ द असाइनमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी as a security to an advance, the assignment is not complete unless a notice of assignment is given by to the insurance company। इसमें बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि उसको जो है वो नोटिस देना जरूरी है। The above notice of the assignment may be given either by the assigner or the assignee। कहता बिल्कुल यही बोला था कि LIC को अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर आपने वो करना है तो वो जो नोटिस है चाहे बैंक दे दे चाहे वो पार्टी दे दे, दोनों चलेंगी, ठीक है। बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। बैंकर्स लियन जो है इम्प्लाइड प्लेज की तरह, बिल्कुल हमने बताया था कि लियन में भी क्या होता है, एक प्लेज का हल्का फॉर्म है, ठीक है। प्लेज का एक हल्का फॉर्म है। व्हेन अ कस्टमर इनएडवर्टेंटली, अब कोई बोलता है गलती से अगर कोई सामान छोड़ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उसका वो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। When a customer inadvertently leaves a packet containing certain shares certificate while leaving the bank premises, the banker can take नहीं हो सकता, ये हो जाएगा हमारा false। Right of lien and right of set off can be exercised simultaneously at the same time। ये दोनों कभी भी एक समय पर लागू नहीं हो सकते। There is a less risk for bank when hypothecation facility is granted to a company because the registration of the banks charged with the ROC। तो ये बात कर रहा है एफ वाले पॉइंट की कि लेस रिस्की होता है अगर आप हाइपोथिकेशन को जो है वो नहीं करते, किसी कंपनी को हाइपोथिकेशन का लोन देते हैं। देयर इज अ लेस रिस्क फॉर ए बैंक व्हेन हाइपोथिकेशन फैसिलिटी इज ग्रांटेड टू ए कंपनी। अच्छा, वो ये कहता है कोई ऐसी कंपनी
जिसको आपने आरओसी में मतलब हाइपोथिकेशन का चार्ज बोल दिया है तो लेस रिस्की नहीं। हाइपोथिकेशन हर तरह से सेम रिस्की है, क्योंकि वो सामान जो होता है उसकी कस्टडी में होता है। One of the essential requirement of the pledge is the actual or constructive delivery of the goods pledged by the pawner to the pawnee। तो जी वाला पॉइंट हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दोनों से हो जाता है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। लिमिटेशन पीरियड फॉर द फाइलिंग ए सूट और सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ। हाँ, तो इसमें देखना कि सेल वाला जो सूट फॉर सेल है वो है 12 ईयर, और फोर क्लोज वाला जो है, फोर क्लोज वाला है वो है कितने ईयर, 30 ईयर्स। ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा 27, ये पूरा हुआ, इसकी सीरीज चलेगी। और हो सकता है कि इस वीक पूरे वीक सुबह शाम डबल क्लास लूँगा मैं, तो आप लोग जो है अगर टाइम पे रहेंगे तभी वो क्लास हो पाएगी। सुबह शाम दोनों समय क्लास ली जाएगी, और जो सुबह का टाइम में होगा वो 7:30, उस मंडे की बात कर रहा हूँ, सुबह की क्लास 7 to 8 रखेंगे, और जो शाम की क्लास है उसको हम सोच रहे हैं कि 7 to 8 रख लें या 10 to 4 रख लें। ठीक है। और आप लोग जो हैं, जितने भी लोग लाइव हैं, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करिएगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें से एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम गुड नाइट कह रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक वो मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ज़रूर डाउनलोड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मोबाइल ऐप में ही सब कुछ अब अवेलेबल कराएंगे। कुछ लोगों ने पीडीएफ मांगा है, पीडीएफ भी हम मोबाइल ऐप में ही देंगे। कोई भी नोटिफिकेशन है, क्योंकि वही एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां पर हम सब वो कर पाते हैं। और मोबाइल ऐप जो है सिंपल प्ले स्टोर में जाकर आप अप्लाई लॉगिन करेंगे, तो प्ले स्टोर में अगर जाएंगे तो प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। मैं मोबाइल ऐप का नाम यहाँ पर दे देता हूँ आपको। ये मोबाइल ऐप का मैंने टाइप कर दिया है। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, नाइफ बैंकर्स कॉलेज। और जो लोग पूरा कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए कोर्स भी जो है डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है, क्योंकि इतने कम प्राइस का भी नहीं थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद, आप लोग आए क्लास लेने, और कल हम मिलते हैं 9 से